हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं सी कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी। जो क्योंकि रेलवे का एग्जाम होने वाला है अभी टेक्नीशियन स्टार्ट, तो उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पूरे बिहार में हो या पूरे भारत में हो, वहां से में से क्या है, बायोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम बायोलॉजी का निचोड़ लेकर आए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की उम्मीद है। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये सुन लीजिए आप लोग कि अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो। तो देखिए कहता है मृत कोशिका का खोज, यानी कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। वो भी मृत कोशिका का खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। पूछ सकता है आपसे मृत कोशिका का खोज किसने किए थे, क्या कहेंगे? 1665 में किए थे। कब किए थे? मतलब 1665 में किसने किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। फिर एग्जाम पूछता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी कौन सा जीव की सबसे बड़ी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका जो है सबसे बड़ा है। अब पूछेगा कौन सी जीव की सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्म का। सबसे छोटी कोशिका कौन सी जीव की क्या है? माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये पूछेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। और कभी तो पूछा जाता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? आपको सिनेप्स कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। अब देखिए तंत्रिका कोशिका के द्वारा क्या होता है, हमको सूचना का प्राप्त होता है, तो वो आवेग का काम करता है। आवेग के द्वारा ही क्या होता है, हमको सूचना का प्राप्त होता है। फिर देखिए कहता है पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो है क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है। यानी अब देखते होंगे पेड़ पौधा का जो बाहरी आवरण है उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं, और किसका बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है। अब कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो ये देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो है पेड़ पौधा यानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पूछा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो केवल पादप में पाया जाता है, नहीं पेड़ पौधा में केवल पाया जाता है कोशिका भित्ति। अब देखिए अगला है कोशिका के अंदर जो केंद्रक होती है, केंद्रक का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। केंद्रक का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अब देखिए डीएनए, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। तो कभी भी पूछता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु एवं पादप दोनों में क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का संचय होता है। किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में होता है ऊर्जा का संचय? एटीपी के रूप में। कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यानी इसको कोशिकीय ईंधन पूछता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकीय ईंधन। आप लोग कमेंट में बताइएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का। और ये भी बताइए कमेंट में कि ग्लूकोज जो है किसका सरलतम रूप है? ग्लूकोज जो है किसका सरलतम रूप कहलाता है? अब देखिए कुछ लवक के बारे में। लवक तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और ये खास करके पौधे के जो भी हरा भाग है, खास करके पत्ती में क्या पाया जाता है? हरित लवक। और ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? हरित लवक। अब देखिए अवर्णीय लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। और इसका रंग क्या होता है? रंगहीन होता है। ये मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। वर्णीय लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, इसका रंग कैसा मतलब क्या होता है? ये रंगीन होता है। जैसे फूल हो गया, फल हो गया, उसमें जो रंग होता है किस कारण होता है? वर्णीय लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही आता है। अब गोल्जी काय से दो क्वेश्चन पूछता है कि इसका खोज किसने किए थे? गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी।
गोल्जी का खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी की है। कब किए थे? 1898 में। अब देखिए अगला है लाइसोसोम। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है लाइसोसोम। इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। अब देखिए राइबोसोम। राइबोसोम जो है आपका जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है? यानी जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। और पूछेगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आपका राइबोसोम में ही होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में ही होता है। और प्रोटीन का फैक्ट्री भी किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? राइबोसोम को कहा जाता है। अब देखिए आरएनए के प्रकार, यानी आरएनए को हम 3 भागों में बांट पड़ते हैं। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरएनए के कितने प्रकार है? 3। कौन कौन? एमआरएनए है, टीआरएनए है और आरआरएनए है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए स्वपोषण, तो जानवे करते होंगे आप लोग स्वपोषण के बारे में। यानी पोषण, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। यानी स्वपोषण किसमें होगा? हरे पेड़ पौधे में होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण। कौन प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है पेड़ पौधा। तो प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या बनता है? पूछता है कभी कभी एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या बनता है? तो वो ऑक्सीजन बनता है, उपवाद। अब देखिए परपोषण। परपोषण का मतलब होता है दूसरे से भोजन ग्रहण करना। जो हम दूसरे से भोजन ग्रहण करते हो क्या हो गया आपका? परपोषण। अब परपोषण के कुछ अगर प्रकार देखा जाए तो मृतजीवी है, परजीवी है और प्राणी संपोषी है। कौन कौन है? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। अब देखिए मृतजीवी का मतलब क्या होता है? जो सड़े गले मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है वो मृतजीवी कहलाता है। जैसे हमें गोबर छत्ता का अगर देखा जाए तो क्या है? मृतजीवी। परजीवी क्या होता है? दूसरे पर अस्थायी रूप से आश्रित रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। तो क्या हो गया? वो परजीवी हो गया, लेकिन उस जीव को मारता नहीं है। जैसे अमरबेल क्या आपका? परजीवी का एग्जाम्पल है। प्राणी संपोषण मतलब जो प्राणी की तरह क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। जैसे मेढक, अमीबा। अमीबा में पूछेगा कैसा पोषण होता है? तो प्राणी संपोषण होता है। मेढक में पूछेगा कैसा पोषण होता है? तो क्या कहिएगा? प्राणी संपोषण होता है। इसे अमीबा किसकी सहायता से भोजन पकड़ता है? फुटपाथ की सहायता से भोजन पकड़ता है। किसकी सहायता से भोजन पकड़ता है? फुटपाथ की सहायता से। मेढक का पूछे कभी कभी श्वसन अंग क्या है? अगर धरती के अंदर रहता है त्वचा है और धरती के ऊपर रहता है तो क्या हो जाता है? फेफड़ा हो जाता है। मेढक का श्वसन अंग है। अब देखिए कहता है माल्टोज जो है किसको मिलाने से माल्टोज बनेगा? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। सुक्रोज किससे बनेगा? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने के बाद क्या बनता है? सुक्रोज। माल्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनता है? माल्टोज बनता है। लैक्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? लैक्टोज बनेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है कि किसके मिलने से क्या बनता है। यानी पूछा ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनेगा? तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। अब देखिए प्रोटीन का जो निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है कितने एमिनो अम्ल के मिलने से बनता है? तो 20 एमिनो अम्ल के मिलने से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ से कुछ विटामिन है, उनका रासायनिक नाम है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अब लोग जानते हो कि विटामिन का खोज किसी ने किए थे? फंक किए थे। पूछेगा कब किए थे? तो 1911 में विटामिन की खोज किसने की है? फंक किए हैं। कब किए? 1911 में किए हैं विटामिन का खोज। फिर देखिए कुछ विटामिन, जैसे विटामिन ए। वैसे अभी देख लीजिए विटामिन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी और वसा में होता है ए, डी, ई और के। तो क्या होता है आपका? वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए कुछ विटामिन देखते हैं, उसका रासायनिक नाम और रोग। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रेटिनॉल, मतलब सॉरी इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी या वर्णनालता होता है। यानी जिसको मतलब नहीं दिखाई देता है साफ साफ, तो दिन में नहीं दिखाई देता वही होता है रतौंधी, या रात में नहीं दिखाई देता वही क्या होता है? रतौंधी या वर्णनालता होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसे पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। B1 अगर पूछेगा, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। B2 अगर पूछेगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। और इसमें
इसकी कमी से क्या होता है, आंख में जलन होगा, त्वचा में जलन होगा, त्वचा पर जलन उत्पन्न हो जाता है, आंख में जलन होता है, किस कारण होता है, B2 के कारण। B3 को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक अम्ल। क्या है, पैंथोथेनिक अम्ल कहते हैं B3। और इसके कारण क्या होता है, बाल सफेद, जो देखते होंगे बाल सफेद हो जाता है, वो किसके कारण होता है, B3 के कारण ही होता है। B5, इसका रासायनिक नाम है आपका नियासिन। क्या है, B5 का रासायनिक नाम नियासिन है। और इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। B6 शब्द की अगर बात किया जाए, इसका रासायनिक नाम होता है पेरिडॉक्सिन। क्या होता है, B6 का रासायनिक नाम पेरिडॉक्सिन है। क्या है, पेरिडॉक्सिन है। और इसमें क्या होता है, इसकी कमी से शरीर में भार की कमी होने लगता है। B7 या इसे कहा जाता है H, B7 कहिए या इसे क्या कहते हैं, H। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। क्या रासायनिक नाम है, बायोटीन है। और इसके कारण क्या होता है, बाल झड़ने लगता है। जो बाल झड़ता है, किस कारण झड़ता है, B7 या H के कारण झड़ता है। B9, तो B9 जो है आपका फोलिक एसिड है। क्या है, फोलिक एसिड है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है या रक्त क्षीणता होता है। B12 का रासायनिक नाम देख लीजिए, क्या है, साइनोकोबालामीन है। B12 का रासायनिक नाम क्या है आपका, साइनोकोबालामीन है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त की कमी हो जाएगा। अगर शरीर में B12 की कमी हो रहा है तो समझ जाइए कि शरीर में क्या हो रहा है, रक्त की कमी हो गई। या रक्त की शरीर में कमी हो रहा है तो समझ जाइए B12 की कमी हो रहा है हमारे शरीर में। अब देखिए कुछ और है, विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या हो गया आपका, जो खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। तो विटामिन सी देखिए, इसकी कमी से कौन सा बीमारी होगा, एस्कर्बी, या इसको कहते हैं हम पायरिया। जिस मसूड़ा से खून आता है, क्या होता है, विटामिन सी के कारण होता है। पूछता है कभी कभी कि यानी जिससे मान लो जो फल है या सब्जी है, उसको धोने के बाद कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी ही हो जाता है। खाना पकने के बाद भी कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी ही नष्ट हो जाता है। पूछेगा कि खट्टे वाला पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन उपयोग होता है, विटामिन, तो विटामिन सी का उपयोग करते हैं। फिर पूछेगा आपको आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है या सूखा रोग होता है। क्या होता है, रिकेटस या सूखा रोग होता है। ये बच्चा में होता है। अब लोग बताइए कमेंट में कि बूढ़ा लोग में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए आगे देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाता है, यानी बांझपन जो कहते हैं, वो किसके कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना। अगर शरीर में विटामिन के की मात्रा कम हो जाता है, अगर हाथ पैर कहीं कट जाता है तो रक्त निकलते रहे, जिससे मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए विटामिन के की मात्रा नियंत्रित होना चाहिए शरीर में। अब देखिए कुछ जैसे आयोडीन, पूछता था कभी कभी एग्जाम में, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग। ये घेघा रोग होता कहाँ है, घेघा रोग को कहा जाता है गलकंड रोग। क्या कहा जाता है, गलकंड रोग भी कहते हैं इसको। घेघा रोग को क्या कहते हैं, गलकंड रोग। कहाँ होता है, गला में होता है। घेघ निकल जाता है गला में। क्यों होता है, क्योंकि मतलब ये पूछेगा आपको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन जो है हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाता है तो घेघा रोग हो जाएगा। अब पूछेगा थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा ग्रंथि से स्राव होता है, तो वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ पाया जाता है आपका थायराइड ग्रंथि, गला में। अब प्रोटीन की कमी से देखिए क्या होता है, क्वासियोर रोग होता है। क्या होता है, क्वासियोर रोग होता है या मरासमस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से देखते हो बच्चा का पेट बड़ा हो जाता है, हाथ पैर क्या होता है, पतला हो जाता है, तो वही हो गया आपका क्वासियोर रोग हो गया, जो प्रोटीन की कमी से होता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दाल में। तो कौन सी दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में। अब देखिए ऊपर भी चर्चा किए हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, बी और सी है। वसा में पूछेगा घुलनशील कौन सा विटामिन है, ए, डी, ई और के है। कौन है, ए, डी, ई, के। इसको हम केडा के नाम से भी याद रखते हैं, इसे केडा, केडा के नाम से भी हम लोग याद रखते हैं। अब देखिए मनुष्य के मुंह की बात कर रहा है कि मुंह में मतलब कितने दांत होते हैं। अस्थायी दांत की बात पूछ रहा है। अस्थायी दांत 32 होता है। कितना होता है अस्थायी दांत, 32। और अस्थायी दांत कितना होता है, और अस्थायी दांत की संख्या अगर देखा जाए तो 20 होता है। ये भी एग्जाम पूछता है कि मनुष्य का कितना दांत जो है 2 बार निकलता है, तो 20 को दांत जो है 2 बार निकलता है। कितना दांत सिर्फ 1 बार ही निकलता है, तो 12 दांत जो होता है सिर्फ 1 बार ही निकलता है। फिर देखिए दांत का ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो दांत का जो ऊपरी परत है वो चमकता रहता है, वो क्या कहलाता है, इनामेल कहलाता है। और शरीर में सबसे कठोर भाग यही है आपका इनामेल। दांत का ऊपरी परत ही क्या होता है, सबसे कठोर होता है। हम लोग जो दंत मंजन करते हैं
तो दंत मंजन कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम लोग जो दंत मंजन करते हैं वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अब देखिए आगे है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय की बीटा कोशिका में क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होगा, तो इंसुलिन की कमी होने से आपका डायबिटीज रोग होता है, यानी चीनी बीमारी होता है। क्या हो जाता है, चीनी यानी शुगर हो जाता है इंसुलिन की कमी होने से हमारे शरीर में। देखिए पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो पीत का निर्माण आपका यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पीत का निर्माण का पूछेगा कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। आपको पता होगा यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है इसका रंग, और इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। यकृत क्या है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण अंग है, और ये मानव शरीर की क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। पीत की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होता है। पूछेगा आपसे कभी कभी पीत की प्रकृति कैसा होता है, वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। क्या होता है, 1.5 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मानव शरीर का, यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ देगा तो कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, पीयूष ग्रंथि। पूछेगा कभी कभी पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पूछे कभी कभी मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उत्तक से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जल एवं खनिज लवण का संवहन जो होता है पेड़ पौधा में किसके द्वारा होता है। पेड़ पौधा में जो है जल एवं खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, कह सकते हैं। और वो भी नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। भोज्य पदार्थ का संवहन कौन सा कोशिका से होता है या कौन सा उत्तक से होता है, फ्लोएम से। किससे होता है, फ्लोएम से। पूछेगा कौन सा भाग होता है, सभी भाग में। अब देखिए पौधे की लंबाई में वृद्धि किसके कारण, कौन सा उत्तक के कारण होता है, शीर्ष विभज्योतकी उत्तक। यहाँ से एग्जाम में 3 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा पौधे की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है, तो शीर्ष विभज्योतकी उत्तक के कारण होता है। पौधे की शाखा में वृद्धि अंतर्वेशीय के कारण होता है। तना की मोटाई या पौधे की जो मोटाई होगा वो किसके कारण होता है, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक के कारण क्या होता है, तना की मोटाई होता है। पौधे की शाखा की वृद्धि किसके द्वारा होता है, अंतर्वेशीय उत्तक। और पौधे की लंबाई की वृद्धि शीर्ष विभज्योतकी उत्तक। और तना की मोटाई या पौधे की मोटाई में जो वृद्धि होता है किसके द्वारा होता है, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक के द्वारा होता है। अब आगे देखिए संयोजी उत्तक, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संयोजी उत्तक क्या होता है, तो यानी क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। यानी दो उत्तकों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है संयोजी उत्तक। तो कौन कौन हमारे शरीर में संयोजी उत्तक है, तो कंडरा है जिसको टेंडन कहते हैं, स्नायु है, लिगामेंट है, और रक्त है। तो हम लोग बताइएगा कि कंडरा जो है कौन सा 2 भाग को आपस में जोड़ता है। कंडरा जो है टेंडन कौन दो भागों को आपस में जोड़ता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और स्नायु यानी लिगामेंट, लिगामेंट तो सब जानते रहते हैं, स्नायु हिंदी में दे देता है जो फंस जाते हैं, इसलिए हमें स्नायु ही लिखे हुए, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी लिखे हुए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि स्नायु जो है कौन सा 2 अंगों को आपस में जोड़ता है, कौन सा 2 उत्तकों को आपस में जोड़ता है। रक्त भी क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। आप लोग को पता है रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। पीएच मान 7.4 होता है रक्त का, हम लोग को पता ही होगा। रक्त का जो रंग लाल होता है किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग जो लाल होता है किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में पता होगा आप लोग को 2 भाग होते हैं, एक ठोस भाग होता है, दूसरा तरल भाग। रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, एक ठोस भाग, दूसरा क्या होता है, तरल भाग। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। अब देखिए आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसल्स, क्या होता है आरबीसी का फुल फॉर्म, रेड ब्लड कार्पोसल्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब आप लोग बताइएगा कि यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आगे देखिए शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है। शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है, 639 होता है। ठीक है, शरीर में हड्डी की संख्या कितना होता है, और वयस्क मानव है उसकी हड्डी की संख्या कितना होगा, 206। तो आप लोग बताइएगा नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितना होता है, कमेंट में बताइएगा नवजात शिशु की हड्डी की संख्या कितना होता है। अब देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछेगा आपसे कि मेंडल जो है अपने अनुवांशिकी के प्रयोग में किस पौधा का इस्तेमाल किए थे, तो वो किए थे मटर का।
लेकिन कहेगा जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? वाटसन। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? वाटसन किए थे। अब देखिए क्या कहेगा, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कमेंट में क्या जवाब देना आपको कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे को याद है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आगे देखिए एड्स, ये एक संक्रामक बीमारी है। बीमारी दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक होता है, दूसरा असंक्रामक। संक्रामक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। असंक्रामक का मतलब क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। तो एड्स एक संक्रामक रोग है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। कभी कभी एग्जाम में HIV वायरस का भी एग्जाम फुल फॉर्म पूछ देता है। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है। तो पूछ रहा है जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। इसी तरह पूछेगा आपको केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो लेवोजियर है। फिजिक्स के पिता कौन है? तो कौन है आपका? न्यूटन है। ऐसे पूछेगा आपको जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु ही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बॉटनी के पिता कौन है, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, विकास का सिद्धांत पूछेगा किसने किया दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे विकास का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पूछेगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन का है। जीन उपस्थित होता है, कहाँ होता है जीन उपस्थित? तो गुणसूत्र में। कुछ बताइएगा तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं या 23 जोड़ा होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ए है, बी, ए बी और ओ, यानी 4 वर्गों में बांटा गया। ए बी और ओ में बांटा गया है। पूछेगा रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंड एस्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड एस्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज। पूछेगा सर्वदाता समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ को। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? AB को। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? AB को। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क। कहाँ होता है? वृक्क। बताइएगा मानव में कितने जोड़े वृक्क होते हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा।